हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूंगी तथा जितने भी टॉपिक्स के विषय में मैं आज आप लोगों से चर्चा करूंगी उससे संबंधित जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों से करूंगी। फर्स्ट टॉपिक जिसके विषय में मैं आप लोगों से बात करूंगी यहाँ पे वो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्वी लद्दाख में विवाद के पश्चात पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे के सामने होंगे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से जिस विषय में मैं अभी आप लोगों से चर्चा की हूँ उससे जितने भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसकी चर्चा आप लोगों से एक एक करके यहाँ पे करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे रूस के विषय में यदि बात की जाए तो रूस ब्रिक्स ब्लॉक का वर्तमान में अध्यक्ष है। तो यहाँ पे जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसमें से फर्स्ट है कि ब्रिक्स के अभी के वर्तमान के अध्यक्ष जो है वो किस देश के हैं, तो वो रूस के हैं। सेकेंड यहाँ पे यदि हम बात करें ब्रिक्स ब्लॉक के विषय में तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। तो यहाँ पे यदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर किसी एक प्रश्न का कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं ब्रिक्स के ब्लॉक में, कौन कौन से देश, यदि आपको उसमें से ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपको कोई भी एक चुनना हो तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि इसमें जो है ब्रिक्स ब्लॉक में जो इसके वर्तमान में जितने देश शामिल हैं वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स ब्लॉक करता है। तो यहाँ पे ये याद रखने योग्य बात है कि दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स ब्लॉक करता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवोन्मेष के लिए ब्रिक्स भागीदारी। तो यहाँ पे यदि जो संभावित प्रश्न हो सकता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है जिसके आधार पर इस सम्मेलन को बुलाया गया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवोन्मेष के लिए ब्रिक्स भागीदारी के संबंध में यहाँ पे इसका सम्मेलन बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो भारत और चीन के द्वारा इसके विषय में कोई आधिकारिक सूचना इस बात के लिए नहीं दी गई है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होगी या नहीं होगी। ब्रिक्स समूह के 5 देशों ने 3 प्रमुख स्तंभों पर रणनीतिक साझेदारी की है। 3 प्रमुख स्तंभ हैं। यदि हम यहाँ पे 3 प्रमुख स्तंभों के विषय में बात करते हैं तो ये 3 प्रमुख स्तंभ हैं: शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक और लोगों का आपस में आदान प्रदान। तो यहाँ पे जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के, ये यहाँ पे इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल रूप से आयोजित होगी। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो है सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को प्रायोजित, ये वर्चुअल है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। यह ब्रिक्स सम्मेलन जो इस बार होगा 17 नवंबर 2020 को, ये 12th सम्मेलन है। तो यहाँ पे ये भी जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं कि 17 नवंबर 2020 को 12वां सम्मेलन ब्रिक्स का होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी नोबेल पुरस्कार के विषय में। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भौतिकी में रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब यहाँ पे यदि हम नोबेल पुरस्कार के विषय में बात करें या इससे जितने भी संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यदि हम उसकी चर्चा करते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे जो संभावित प्रश्न है पॉसिबल जो लगातार पूछे भी जाते हैं कंपटीशन में, वो ये है कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कौन सी एजेंसी या कहाँ से दी जाती है। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज। दूसरा कि नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल की उत्पत्ति, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो रॉजर पेनरोज को दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वो किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है, वो ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए दिया गया है, उसकी खोज के लिए। तो यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार में यदि पूछा जाए ये प्रश्न कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार रॉजर पेनरोज को क्यों दिया गया है या किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे याद रखना होगा कि ब्लैक होल की उत्पत्ति
के विषय में कार्य करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट यदि हम बात करें, राइनहार्ड गैंजल और एंड्रिया गेज, इनको संयुक्त रूप से जो पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में कार्य के लिए, वह है गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर राइनहार्ड और एंड्रिया को जो संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में, वो है गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1901 में दिया गया था तथा अभी तक 113 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अभी तक 212 लोगों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये याद रखने योग्य बात है कि 212 लोगों को अभी तक भौतिकी के क्षेत्र में उनके खोज के लिए तथा योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार जॉन बार्डिन को प्राप्त हुआ है। यहाँ पे इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि नोबेल पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को 1 बार या 2 बार दिया गया है, तो वो कौन से हैं और किस क्षेत्र से आते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जॉन बार्डिन को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है और किस क्षेत्र में कार्य के लिए मिला है। वो भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मिला है। नेक्स्ट जिसके विषय में आप लोगों से बात करूंगी वो स्विगी के विषय में है। भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फूड डिलीवरी करने वाले स्विगी से एक समझौता किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में पायलट कार्यक्रम चलाया गया है। तो यहाँ पे पायलट कार्यक्रम किन क्षेत्रों में या किन स्थानों में चलाया गया है उसकी यदि हम बात करते हैं तो अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में इसे चलाया गया है। प्लेटफॉर्म कार्यक्रम में 250 विक्रेताओं को एक साथ लाया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें याद रखना है कि 250 विक्रेताओं को इस प्लेटफॉर्म के अधीन लाने का, पायलट कार्यक्रम में लाने का यहाँ पे कार्य किया गया है। यह समझौता प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम निधि योजना के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पे जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं इससे स्विगी से संबंधित, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम निधि योजना के अंतर्गत इसे किया गया है। वर्तमान में स्विगी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विषय में यदि हम बात करें तो वो विशाल भाटिया है। तो यहाँ पे ये संभावित प्रश्न जो स्विगी से हो सकता है वो यहाँ पे कि इसके जो अभी के वर्तमान में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है, तो वो विशाल भाटिया हैं। और स्विगी की स्थापना हुई कब थी, तो वो 2014 में हुई थी। स्विगी का मुख्यालय कहाँ है, यदि इसके विषय में हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से आनंद नीलकांतन के विषय में बात करूंगी। प्रसिद्ध बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नीलकांतन ने पहली बार बाल पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी आशुरा टेल्स फॉर किड्स। इस पुस्तक का प्रकाशन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे इस पुस्तक का जो प्रकाशन का कार्य है वो किया जा रहा है कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इस पुस्तक का प्रकाशन पफिन्स पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में जुड़वा असुर, कुड़का और मंडका की कहानी है। तो यहाँ पे जो संभावित इससे प्रश्न हो सकते हैं कि इसमें किसके आधार पे ये पुस्तक लिखी गई है या मेन कैरेक्टर्स इसके कौन हैं, तो इसमें जो जुड़वा असुर है, कुड़का और मंडका, उसके विषय में कहानी लिखी गई है। इस पुस्तक के सभी चित्र को शुभदीप राय और शिलाजीत बोस ने बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पौंडीचेरी हवाई अड्डे के विषय में बात करूंगी। पौंडीचेरी हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला भारत का हवाई अड्डा बन गया है। यह हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है। 2 अक्टूबर 2020 को 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र को प्रारंभ किया गया है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की लागत 2.8 करोड़ रुपए है। पौंडीचेरी के उप राज्यपाल के विषय में हम यदि बात करते हैं तो वो डॉक्टर किरण बेदी हैं।
तो यहाँ पे जितने जो संभावित प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो पहला तो ये है कि कितने किलोवाट का है, ये तो 500 किलोवाट का यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र को प्रारंभ किया गया है। इस पे लागत जो आ रही है वो 2.8 करोड़ है। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे पौंडीचेरी के उप राज्यपाल के विषय में बात करें कि कौन है, तो वो किरण बेदी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कि भारत का पहला पशु ओवरपास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। इसमें जानवरों को हर 500 मीटर के अंतराल पर मार्ग की व्यवस्था की गई है या की जाएगी। इसमें 3 से 4 मीटर पर ध्वनि अवरोधक होंगे। इसमें 8 मीटर की सीमा की दीवार होगी। तो यहाँ पे पहली बार भारत में हम देख रहे हैं कि दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे है उस पर ये पशु ओवरपास बनाया जा रहा है, और ये पहला है जो बनाया जा रहा है इस तरह का पशु ओवरपास। और इसमें जो है यदि हम बात करते हैं कि कितनी दूरी पर या अंतराल पर मार्ग में ये व्यवस्था की गई है, तो 500 मीटर पर की गई है, तथा 3 से 4 मीटर पर ध्वनि अवरोधक होंगे, जिससे कि जो पशु है उन्हें परेशानी नहीं हो। और नेक्स्ट जो है कि इसमें 8 मीटर की सीमा की दीवार होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से नेपाल के संबंध में चर्चा करूंगी। गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा नेपाल को 41 एम्बुलेंस और स्कूल बस भेंट दी गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार 1994 से अब तक नेपाल को 823 एम्बुलेंस भेंट कर चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी सर्वोच्च न्यायालय के विषय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत गुजरात सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, जिसमें मजदूरों से बिना ओवरटाइम का भुगतान किए अतिरिक्त काम लेने का आदेश दिया गया था। ये जो कदम है सर्वोच्च न्यायालय का, वो मजदूरों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है मजदूरों से ओवरटाइम करवाना तथा साथ ही साथ जो है उनसे उसके लिए अतिरिक्त पेमेंट भी नहीं करना, ये शोषण ही था मजदूरों का। और इसको सर्वोच्च न्यायालय ने इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी करके, जो इसके था गुजरात सरकार को आदेश जारी करके, एक बहुत अच्छा कदम मजदूरों के लिए उठाया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से दुबई के संबंध में बात करूंगी। अरब अमीरात के शहर दुबई में विश्व के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन का 22 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी चिराग फालोर के विषय में। भारत में महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस परीक्षा में चिराग फालोर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चिराग फालोर हालांकि इसमें जो है आईआईटी में फर्स्ट रैंक लाने के बावजूद यहाँ पे किसी भी आईटी संस्थान में एडमिशन लेने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने एमआईटी जो है वहां पे इन्हें दाखिला मिल गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी युद्ध पर प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के विषय में। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया है, जिसके अंतर्गत पूसा कृषि संस्थान के तकनीक का प्रयोग पराली जलाने के प्रदूषण को रोकने के लिए होगा। दिल्ली के उप राज्यपाल के विषय में यदि हम बात करते हैं तो वह भी अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी रक्षा कर्मियों के विषय में। सरकार के द्वारा रक्षा कर्मियों के लिए पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम योग्यता सेवा की शर्त थी, उसे हटा दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी लेनोवो के विषय में। चीन की कंपनी लेनोवो ने भारत में मोटोरोला रेजर 5G फोल्डेबल फोन को लॉन्च किया है। इस फोन की कीमत उसके द्वारा 124,999 रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी दूसरी क्वाड देशों की मंत्री स्तरीय बैठक के विषय में। जापान के टोक्यो शहर में दूसरी क्वाड देशों की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत की विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर ने भाग लिया। इस बैठक में संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र और समावेशी इंसान क्षेत्र को बनाए रखने पर सहमति दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी वस्तु व सेवा कर के विषय में। भारत सरकार ने वस्तु व सेवा कर के मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपए
राज्यों को जारी किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी नए उत्सर्जन मानदंड के विषय में। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है कि ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंड अक्टूबर 2021 से लागू होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी केंद्रीय हिंदी संस्थान के विषय में। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया। यहाँ पे जो याद रखने योग्य है बात कि यहाँ पे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री वो रमेश पोखरियाल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करूंगी सुप्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के विषय में। भारत के कप्तान विराट कोहली ने T20 में सबसे अधिक 197 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले का विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के जेम्स हिल्ड्रेथ का था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।